प्रिय छात्रों, आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 24 अप्रैल से वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा निर्धारित हो चुकी है। बोर्ड परीक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र में आप किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर दोगे, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, अब आपके लिए एक प्रश्न बन गया होगा। आप इसके बारे में सोच रहे होंगे। आपकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सैंपल पेपर तैयार किया है, जो कि साल पेपर है। आप इसको देखिए, पढ़िए और इसी के अनुरूप अपनी परीक्षा की तैयारी भी कीजिए। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ होगा। खंड का जिसमें गद्य भाग और पद्य भाग होंगे, और खंड खा जिसमें संस्कृत और व्याकरण भाग तथा निबंध होंगे। खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय और दूसरा भी प्रश्न बहुविकल्पीय होगा। पहला प्रश्न जो बहुविकल्पीय होगा वो आपके गद्य भाग से होगा, और दूसरा प्रश्न जो बहुविकल्पीय होगा वो आपके पद्य भाग से होगा, और दोनों 5-5 प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। तो चलिए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। बारीकी से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। प्रश्न 1, खंड का बेईमानी की परत के रचनाकार कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं: कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश या रामवृक्ष बेनीपुरी। उत्तर दिया गया है हरिशंकर परसाई। अगला, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो प्रिय छात्रों, आप लोग पढ़ चुके हो, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। खंड का निम्नलिखित में से कौन व्यंग रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य में प्रमुख व्यंग रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। यही हरिशंकर परसाई जी व्यंग रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। खंड घा 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? नाभादास, गोकुलनाथ, छीत स्वामी या विठलनाथ। तो प्रिय छात्रों, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। अगला है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की घटना का संबंध किस शहर से है? तो अगर आप निबंध पढ़े हो तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में इंदौर के एक नर्सिंग होम की घटना का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। अगला प्रश्न 2, पुनः 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि आपके काव्य खंड से होंगे। जैसे इस मॉडल पेपर में पहला प्रश्न है, छायावादी महाकाव्य है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या पद्मावत। तो प्रिय छात्रों, प्रिय प्रवास ये द्विवेदी युगीन है, साकेत भी द्विवेदी युगीन है, पद्मावत भक्तिकाल का है, मलिक मोहम्मद जायसी का है, कामायनी ये छायावाद का है, जयशंकर प्रसाद का है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? लोकायतन, परिमल, भारत भारती या परिवर्तन। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिकता, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। तो प्रिय छात्रों, इसमें उत्तर गलत दिया गया है। छायावाद की मुख्य विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। इतिवृत्तात्मकता एक द्विवेदी युग की विशेषता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तर गलत दिया गया है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? आप अच्छे तरीके से जानते हो कि सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे प्रयोगवादी हैं, जबकि बिहारी और भूषण रीतिकाल के हैं, और सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं कौन? तो आप लोग ये जानिए, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 3,
गद्यांशों पर आधारित व्याख्या से संबंधित होगा, जिसमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न दिए हुए होंगे और आपको उस गद्यांश को पढ़कर उन 5 प्रश्नों का समुचित उत्तर देना है। जैसे ये 10 अंक का प्रश्न होगा। जैसे मॉडल पेपर में दिया गया है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्द के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्द का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से साधे अभिकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं हैं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। अब इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न ये पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तीसरा प्रश्न है गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व कैसा है। और पांचवा प्रश्न है दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम किन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब पहला प्रश्न का उत्तर जैसे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश केवल एक लाइन है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि लेखक कहता है शब्द किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई है। एक नए शब्द का आगम अथवा निर्माण भाषा में हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के लेखक ने क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो उसका उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व अस्पष्ट रहता है। गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम, तो आप शीर्षक क्या है भाषा और आधुनिकता पाठ से है और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा प्रश्न है शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व कैसा है। तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। आपको इसी गद्यांश से इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम किन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो प्रिय छात्रों इसका उत्तर होगा दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। ये 2 गद्यांश आपको प्राप्त होंगे लिखने के लिए। अथवा में एक दूसरा गद्यांश भी मिलेगा जो जैसे यहाँ पर है कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जात अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। प्रिय छात्रों 2 गद्यांश आपको इस तरह से प्राप्त होंगे जो कि अथवा में रहेंगे। उसमें से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रश्न जैसे इस गद्यांश पर बनाया गया है कि संस्कृति से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है, जो आपको इसी गद्यांश में ढूंढने पर मिल जाएगा। अगला है राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन हमें कहाँ मिलते हैं। इसका उत्तर है भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। अगला प्रश्न है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप से है और लेखक राष्ट्र के स्वरूप के हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। चौथा प्रश्न है
कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें जो रेखांकित अंश था उसकी व्याख्या आप लोग कर देंगे। जो इसमें रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या की गई है कि मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान से कर्म किया। इस प्रकार अपने ज्ञान और कर्म के समन्वय से विविध संगीत, वास्तुशिल्प, चित्रकला आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। कालांतर में वही ज्ञान मनुष्य की संस्कृति बन गया। अगला प्रश्न था कि जीवन के विकास की युक्ति किस रूप में प्रकट होती है। तो इसका उत्तर इसी गद्यांश में दिया गया है कि जीवन के विकास की युक्ति संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। अब प्रश्न संख्या 4, जिस तरह से गद्यांशों पर आधारित प्रश्न थे उसी प्रकार से पद्यांशों पर आधारित प्रश्न इसमें रहेंगे। इसमें एक पद्यांश और उस पर 5 प्रश्न दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, उसको आपको उनका उत्तर देना है और इस प्रकार से आपको यहाँ से 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसे एक पद्यांश है कि मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे, मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे, सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे, मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा, क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू करे क्यों जाया जापा। अब इस पर प्रश्न बने हैं कि कवि के अनुसार सृष्टि में प्रत्येक प्राणी के क्रियाकलाप किस लिए हैं, मनुष्य किस क्षण को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, काव्यांश के माध्यम से कवि के अनुसार मनुष्य आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहा है, सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक प्राणी विश्व बंधुत्व की भावना से कैसे समाहित हुए हैं, काव्यांश में के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो प्रिय छात्रों, जैसा का पहला प्रश्न है कि कवि के अनुसार सृष्टि में प्रत्येक प्राणी के क्रियाकलाप किस लिए हैं, तो इसका उत्तर आप लोग लिखोगे कि सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के क्रियाकलाप आनंद की खोज के लिए हैं। मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए सृष्टि में निवास करने वाला प्रत्येक जीव न जाने कितने दुख झेलते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य किस क्षण को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य आनंद का अभिलाषी है और इस क्षण को प्राप्त करने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहता है। तीसरा प्रश्न है काव्यांश के माध्यम से कवि के अनुसार मनुष्य आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका उत्तर है कि संपूर्ण पृथ्वीवासी अपने अज्ञान के कारण आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। अगला चौथा प्रश्न है कि सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक प्राणी विश्व बंधुत्व की भावना को कैसे समाहित किए हुए हैं। तो उसका उत्तर है आनंद का भाव विश्व बंधुत्व की भावना को स्वयं समाहित किए हुए है। काव्यांश के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो इसकी भाषा, काव्य सौंदर्य में भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसकी गीतात्मक है, छंद मुक्त छंद है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति है। आप इसके इस तरह से काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अथवा में एक दूसरा प्रश्न भी आएगा, आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। ये अथवा का बादल राग से है निराला का कि झूम झूम मृद गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर का भर निज रोर, झर 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 निर्झर गिरि सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में बिजन गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। प्रिय छात्रों, अब इस पर 5 प्रश्न बनेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो काव्यांश का शीर्षक हमने बताया बादल राग से लिया गया है और उसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कवि ने बादलों से क्या आह्वान किया है। दूसरा प्रश्न है कवि ने बादल के किस रूप का वर्णन किया है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्द के शब्दार्थ लिखिए, मृदु, घनघोर, अंबर, निजरोर। और 5वां प्रश्न है कवि ने सृष्टि को नवीन शक्ति प्रदान करने की अपेक्षा किससे की है। सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं और संपूर्ण रूप से यहाँ पर आपको 10 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो पहला प्रश्न शीर्षक और कवि से संबंधित था, तो शीर्षक बादल राग है।
कवि हैं इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा प्रश्न था कि कवि ने बादलों के किस रूप का वर्णन किया है, तो इसका उत्तर है कि कवि ने बादलों से आह्वान किया है कि तुम मंद मंद झूमते हुए अपनी घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो, अपने शोर से आकाश में ऐसा संगीत छोड़ दो जो अमर हो जाए, राग अमर अंबर में भर निज रोर। और शब्दार्थ आपको लिखना है तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है कि कवि ने बादलों से किस रूप का वर्णन किया है, तो कवि ने बादल के लोक कल्याणी रूप का वर्णन किया है। कवि ने बादलों से बरसकर संपूर्ण प्रकृति को कोमलता एवं गंभीरता से भर देने का आग्रह किया है। शब्दार्थ से संबंधित प्रश्न है, तो प्रिय छात्रों, मृदु का अर्थ होता है कोमल, घनघोर का अर्थ होता है कठोर बादल, अंबर का अर्थ होता है आकाश, निज रोर का अर्थ होता है, निज का अर्थ अपने, रोर का अर्थ है कोलाहल, अपने कोलाहल से, अपने कोलाहल का स्वर से। पांचवा प्रश्न इसमें पूछा गया है आपसे कि कवि ने सृष्टि को नवीन शक्ति प्रदान करने की अपेक्षा किससे की है, तो कवि ने बादलों को लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए उपयुक्त मानते हुए उनसे नवीन सृष्टि प्रदान करने की अपेक्षा की है। प्रिय छात्रों, आपके इस सैंपल पेपर के अंतर्गत मैंने पहले भाग में आपको प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 के बारे में बताया। अब दूसरे भाग के अंतर्गत हम इसे प्रश्न संख्या 5 से हल करेंगे, जो आपको थोड़ी सी दूसरे भाग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप यहाँ तक हल कीजिए और इसे समझिए कि इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा प्रश्न बनेगा।